हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रोटेशन ऑफ मिरर। जब भी हम मिरर कहते हैं तो केवल मिरर की चित्र आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, बल्कि रिफ्लेक्टर की आना चाहिए। अगर हम बात करें मिरर या रिफ्लेक्टर, ये सब आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो जब हम रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टर की बात करें, मिरर्स की बात करें, तो मुझे एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल याद आता है जो कि बचपन में हमने कई बार किए हैं और इन जनरल अभी भी हम करते हैं ऐसी कुछ चीज़ें जब हमारे दोस्त यार हमें मिलते हैं। आपको याद होगा कि जब आप क्लास में बैठे होते थे बचपन में और विंडो से जब सनलाइट आती थी, तो यदि आप घड़ी पहने होते हैं तो घड़ी का यूज़ करके सनलाइट जो इंसिडेंट हो रही है घड़ी में, उसको आप रिफ्लेक्ट करते थे। और रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता था, जस्ट आप घड़ी को लाइक ऐसा टर्न करते थे और टर्न ऐसा करते थे कि इस पे जो इंसिडेंट रे आ रही है वो किसी बच्चे के जो सामने हो उसके चेहरे पर पड़े, उसके गाल पे पड़े या उसके आँखों पे पड़े, सो दैट उसको एक हीट का सेंसेशन हो और आपकी तरफ वो मुड़ के देखे कि ऐसी शरारत हरकत कौन कर रहा है। और इससे आप बहुत सारा लुत्फ़ उठाते थे, बहुत मज़ा आता था। तो आज बेसिकली इसी एग्ज़ाम्पल का हम फिजिक्स देखने वाले हैं। आपको इसमें दो तीन चीज़ें याद रखनी हैं। पहला कि जो इंसिडेंट रे आ रही है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे आपके घड़ी पे स्ट्राइक कर रही है या फिर आपके कंपास बॉक्स पे स्ट्राइक कर रही है, क्योंकि किस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में स्ट्राइक होने के बाद आप उसको एक एंगल देकर, मतलब रिफ्लेक्टर को मोड़कर, रिफ्लेक्टर इसमें क्या है, घड़ी भी है, कंपास बॉक्स भी है, आप उसको मोड़कर रिफ्लेक्टिंग रे की दिशा को चेंज करते थे। रिफ्लेक्टिंग रे की दिशा को चेंज करने का तरीका क्या है कि जिस एंगल पे अभी मिरर है उसके एंगल को आप चेंज कर दीजिए। तो क्या होगा, डेफिनेटली इंसिडेंट रे तो चेंज नहीं हो रही है, तो चेंज क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग रे। और किसी के चेहरे पे, किसी के गाल पे, ये सब जो रिफ्लेक्टिंग रे है वो इंसिडेंट होंगी एंड उसके बाद आप बहुत सारे मज़ा लेते हैं। तो इसी फिनोमिना को चलिए एक मैथमेटिकल मॉडल देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इससे अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे कि क्या होगा यदि हम मिरर को एक एंगल से रोटेट करें। तो सबसे पहले हम मिरर की जो कल्पना कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल मिरर इस तरीके से एज्यूम कर रहे हैं। मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल मिरर है, ये क्या है, मिरर है। अब ये मिरर ही हो ऐसा ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक शाइनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, या फिर हम इसको रिफ्लेक्टर नाम में यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। रिफ्लेक्टर हमारे पास बहुत सारे चीज़ें बचपन में होती हैं, घड़ी होती हैं, कंपास होती हैं, और भी कोई मेटालिक चीज़ जो साइन कर रहा हो, उस सभी को हम एज अ रिफ्लेक्टर मिरर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रही है कि यहाँ पे एक इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही है। मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है जो कि विंडो से एंटर किया है, तो इसमें हमें क्या समझ में आया, ये इंसिडेंट रे है। और यदि यहाँ पे मुझे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस देखने हैं तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा। मुझे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखने के लिए एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा। मैंने ये नॉर्मल खींचा। मुझे ये पता है कि ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है, सपोज उसको मैं थीटा लिख रहा हूं, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल नॉर्मल से बनाएगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड रे की चर्चा करूं तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से होगा, ये भी थीटा एंगल ऐसा बनाएगी। ये क्या चीज है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ये यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने बहुत बार इस चीज़ों को देखा है, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी इसकी स्टडी की थी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, आपके पास विंडो से जो इंसिडेंट रे आ रही है वो तो कांस्टेंट है, उसका एंगल कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कि वो चेंज होता रहता। डेफिनेटली टाइम के साथ चेंज होगा, लेकिन जो छोटे से टाइम इंटरवल पे आप ये हरकत कर रहे हैं, ये शरारतें कर रहे हैं, उस समय आप ऐसा मान सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे विंडो से आ रही है वो कांस्टेंट है।
रही बात ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, तो आप उसको लाइक इस टाइप से मोड़ा करते हैं कि यहाँ पे कांच पे आए, अंदर के रिफ्लेक्शन पार्ट से रिफ्लेक्ट होके बाहर जाए। तो लाइक इस टाइप से आप हरकत क्या करते हैं, इसको टर्न करते हैं। कंपास बॉक्स के पीछे तरफ की जो शाइनिंग सरफेस होती है आप उसको टर्न करते हैं। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे टर्न करना चाहता हूँ, किसको टर्न करना चाहता हूँ, मिरर को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। तो चलिए उसको कुछ एंगल से टर्न कर देते हैं। तो सपोज मैंने एक एंगल से इसको टर्न किया लाइक दिस, ये देखिए मैंने इसको एक एंगल से टर्न कर दिया मिरर को। मिरर का अभी न्यू पोजीशन ये है ऐसा, ये सपोज कोई एंगल फाई से टर्न हुआ। अभी जो मिरर है वो एंगल फाई से मैंने टर्न कर दिया। ये मिरर है, अभी ये बेसिकली क्या है, अभी मिरर की न्यू पोजीशन है। अगर ये मिरर की न्यू पोजीशन है, ये मैंने न्यू पोजीशन लिखा, ये मिरर की अगर न्यू पोजीशन है तो डेफिनेटली ये जो नॉर्मल है वो भी टर्न कर जाएगी। वो क्यों टर्न करेगी, तो आप इसको कुछ ऐसा मानिए, मान लीजिए कि ये मिरर है, इसके साथ ये नॉर्मल है। आप ऐसा मान के चलिए कि दोनों इंटीग्रेटेड पार्ट हैं। आप जितना जितना मिरर को टर्न करोगे उतना ही डिग्री आपका ये ब्लू नॉर्मल टर्न करता जाएगा। तो एक चीज मुझे ये क्लियर हो गया, यदि मैं मिरर को फाई एंगल से रोटेट करूं तो डेफिनेटली ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल भी फाई एंगल से टर्न कर जाएगा, ये नॉर्मल भी फाई एंगल से टर्न कर जाएगा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं। ये सपोज नॉर्मल है, आप ऐसा मान के चलें लाइक दिस, इसको मैंने नॉर्मल माना है ऐसा। ये यहाँ पे 5 डिग्री टर्न कर गया। आप इसको ऐसा ले सकते हैं कि ये भी 5 डिग्री है। मुझे एक चीज क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ, कि अगर मैंने मिरर को टर्न करूं, यदि मैं मिरर को टर्न करूं 5 डिग्री तो नॉर्मल भी 5 डिग्री से टर्न कर जाती है। अभी नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल का न्यू पोजीशन है। ओल्ड पोजीशन उसका कहीं और था, ये इसका न्यू पोजीशन है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहां भी काम करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है उतना एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी। ओके, तो अभी इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये है नॉर्मल, नॉर्मल से यहां पे आप देखोगे फाई और यहां से यह है थीटा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है वो थीटा प्लस फाई एंगल बनाती है, किससे, नॉर्मल से। कौन बना रहा है, इंसिडेंट रे। तो डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड रे भी, अगर मैं इसका एक रिफ्लेक्टेड रे खींचूं तो सपोज मैं इसको खींच रहा हूं रिफ्लेक्टेड रे, आप ऐसा समझिए लाइक दिस, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या हो गया, न्यू पोजीशन। ये रिफ्लेक्टेड रे की न्यू पोजीशन हो गई। तो ये कितना एंगल बनाएगा, यहां से ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल भी थीटा प्लस फाई, कितना हो गया, थीटा प्लस फाई। ये कौन बनाया, रिफ्लेक्टेड रे। और कौन सा रिफ्लेक्टेड है, न्यू पोजीशन वाला रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पे रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिलेगा हमें, ये हमारे लिए अभी रिफ्लेक्टेड रे है इस पोजीशन के अकॉर्डिंग। ये जो पोजीशन आपने टर्न किया है फाई, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग मुझे रिफ्लेक्टेड रे ये है। इंसिडेंट रे मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट। आप देख रहे होंगे कि आप जैसे जैसे सरफेस को टर्न करते जाते हो, जैसे जैसे सरफेस को टर्न करते जाते हो वैसे वैसे आपका रिफ्लेक्टेड रे भी टर्न होता जाता है। और यही लॉजिक है कि हम सूर्य से आने वाली इंसिडेंट रे जो कि विंडो के थ्रू होके आती रहती है उसको हम टर्न कर पाते हैं। यदि हम घड़ी को टर्न करें, यदि हम कंपास बॉक्स के पीछे तरफ की रिफ्लेक्टिंग सरफेस की मदद लें, उससे टर्न करें तो हम उसको टर्न कर पाते हैं। तो यही लॉजिक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट, हमने तो ये चीज कर लिया, लेकिन इससे मुझे क्या अंडरस्टैंडिंग आई, आप ये ध्यान रखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है
यदि आप मिरर को फाई एंगल से रोटेट करते हो, मैं यहां पे कुछ चीजें लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिए इस कंक्लूजन को। कंक्लूजन मेरा क्या निकला? कंक्लूजन, इफ mirror is rotated by फाई एंगल या फाई डिग्री, आप देख रहे होंगे यदि इसको मैंने फाई डिग्री टर्न किया तो ओरिजिनल नॉर्मल तो ये था, ये है ओरिजिनल नॉर्मल। ओरिजिनल नॉर्मल से ये कितना टर्न किया? ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना टर्न किया है? थीटा प्लस 2 फाई। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि यहां से अगर मैं इसका मेजरमेंट लूं तो ये 2 फाई टर्न हुआ है। मतलब ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे से न्यू रिफ्लेक्टेड रे की जो पोजीशन है, टर्निंग पोजीशन है, वो 2 फाई से है। आप यहां पे क्लियर देख पा रहे होंगे कि ये 2 फाई होगा। ये जो ब्लू लाइन एंड ये ऑरेंज लाइन है, इनके बीच का अगर एंगुलर डिस्टेंस आप देखेंगे तो वो है 2 फाई। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इफ मिरर इज रोटेटेड बाय फाई एंगल, देन रिफ्लेक्टेड रे will be rotated by 2 phi एंगल। और ये तभी पॉसिबल है इफ इंसिडेंट रे इज कांस्टेंट। जब मैं यहां पे इंसिडेंट रे इज कांस्टेंट बोल रहा हूं तो मेरा सिंपल मीनिंग ये है कि मैं जिस इंसिडेंट एंगल पे पहले वो आ रही थी वही है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही है, उसकी फिजिकल जो अपीयरेंस है वो चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब बस इतना ही है कि यदि इंसिडेंट रे को कांस्टेंट कर दिया जाए, जैसे वो आ रही थी अभी भी वो वैसे ही आ रही है, और यदि मैं मिरर को फाई डिग्री से रोटेट करूं तो एक बड़ा चीज है ये 2 फाई से रोटेट होता है। आप देख रहे होंगे कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, न्यू पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है, ओल्ड पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे से 2 फाई एंगुलर डिस्टेंस पे है। और रही बात सेंस की कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो जिस सेंस में आप इसको रोटेट करते हैं उसी सेंस में 2 फाई है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, विल बी रोटेटेड बाय 2 फाई एंगल इन द सेम सेंस, इन द सेम सेंस, उसी सेंस में ये रोटेट करते, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कंक्लूजन था, ये वो फिजिक्स था जो कि हम बचपन में कई बार दोहराए हैं और हमने बहुत मजा किया है इसको दोहरा के, दूसरों को परेशान करके, दूसरों को टीज करके। हमको बहुत, कई बार तो हम टीचर्स के ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं, फिर टीचर्स देखते रहे कौन है लाइक दिस। तो ये एक हमारे बचपन का एक अभिन्न अंग है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ये छोटा सा फिजिक्स जो कि आज हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग ली। थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग ये भी ले लेते हैं कि यदि मैं इंसिडेंट रे को ही टर्न कर दूं और मिरर का पोजीशन को कांस्टेंट रखूं तो रिफ्लेक्टेड रे में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। सेकंड केस, मान लीजिए ये मिरर है, इसको अगेन एक मिरर की कल्पना करिए और ये मिरर अभी फिक्स्ड है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, फिक्स्ड मिरर है, ये रोटेट अभी नहीं कर सकता, ऐसा वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसा वाला मिरर है। और यहां पे यदि एक रे इंसिडेंट होती है लाइक दिस, तो मुझे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखने के लिए यहां पे एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा ऐसा, और मुझे ये पता है कि ये इंसिडेंट रे है तो इसका रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसा होगा। सपोज ये अगर थीटा एंगल बनाती है तो ये भी थीटा एंगल बनाएगा। ये क्या है? ये इंसिडेंट रे। ये क्या है?
रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब मैंने जैसे कहा इस बार हम मिरर को फिक्स रखेंगे, मिरर फिक्स्ड है। हम क्या चेंज करने वाले हैं? हम चेंज करने वाले हैं इंसिडेंट रे। हम चेंज क्या करने वाले हैं? इंसिडेंट रे। तो चलिए हम इंसिडेंट रे का कुछ एंगल को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मैंने इंसिडेंट रे को इधर की और इस तरीके से रोटेट करवा दिया समहाउ। ये फिनोमिना पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस मान लीजिए कि अभी ये इंसिडेंट रे जो यहां पे हुआ करता था अब यहां पे है, तो हम इसको इंसिडेंट रे कह रहे हैं। अब ये क्या है? न्यू पोजीशन है। इंसिडेंट रे की ये न्यू पोजीशन है, ये ओल्ड पोजीशन है। तो नॉर्मल तो चेंज नहीं हुआ। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल का पोजीशन चूंकि मिरर फिक्स्ड है इसलिए नॉर्मल भी फिक्स्ड है, क्योंकि इंसिडेंट पॉइंट तो मैंने सेम ही लिया है, तो नॉर्मल भी फिक्स्ड है। अगर नॉर्मल फिक्स्ड है तो हमको यह समझ में आ रहा है कि अभी इस नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो थीटा प्लस फाई है। कितना है? थीटा प्लस फाई। तो डेफिनेटली थीटा प्लस फाई रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी। तो चलिए यहां पे बनाते हैं थीटा प्लस फाई रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या रहेगा? न्यू पोजीशन। ये क्या रहेगा? न्यू पोजीशन। अगर ये न्यू पोजीशन है तो मुझे इससे क्या चीज समझ में आ रहा है? मुझे ये चीज समझ में आ रहा है कि यदि मैं मिरर को फिक्स्ड कर दूं, यदि मैं मिरर को फिक्स्ड कर दूं और इंसिडेंट रे को अगर मैं फाई एंगल, यदि मैं उसको फाई एंगल रोटेट करूं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे फाई एंगल पे कौन रोटेट हो जाता है? रिफ्लेक्टेड रे। तो कंक्लूजन क्या है? यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला हमारा। इफ मिरर इज फिक्स्ड, यदि मिरर फिक्स्ड है एंड इंसिडेंट रे is rotated by phi angle, then क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे will be rotated by phi angle in opposite sense। इन अपोजिट सेंस का मतलब यह है कि जो एंगल फाई है, आप देख रहे होंगे कि यदि इसको मैं इधर की ओर मूवमेंट दूं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दूं, तो रिफ्लेक्टेड रे का जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अपोजिट सेंस और इन द सेम सेंस। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कई बार ये दोनों एग्जाम्पल को कंबाइंड करके आपको पूछा जा सकता है। उसमें क्या पूछेगा कि मान लीजिए इंसिडेंट रे, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए इंसिडेंट रे नॉर्मल से कुछ एंगल थीटा वेटा बना रहा है। यदि मैं इंसिडेंट रे को 30 डिग्री रोटेट कर दूं एंटी क्लॉकवाइज एंड, कहानी सुनिए, एंड मिरर को रोटेट कर दूं मैं 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो व्हाट विल बी रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे? रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन क्या होगा? तो चलिए इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, तो आपके दोनों थ्योरी एक साथ मर्ज हो जाएगी और आपको चीजें समझ में आएगा कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सेम सेंस, अपोजिट सेंस, ये क्या चीजें अभी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अभी उसका स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो हमने सेंस की बात की कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फाई एंगल से
अपोजिट सेंस में रोटेट करेगा एंड 2 फाई एंगल से सेम सेंस में रोटेट करेगा। दो अलग अलग हमने केस अभी देखा। तो ये सेंस आपको क्लियर करना ज़रूरी है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, और क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जा सकता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे जो केस ले रहा हूँ उसमें मैं ये कह रहा हूँ, व्हाट विल बी रोटेशन एंगल of reflected ray if mirror is rotated by 30 degree clockwise and incident ray is rotated by 30 degree clockwise from its initial पोजीशन। क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें कोई भी एक सिचुएशन के कल्पना कर लेनी है कि एक इंसिडेंट रे आ रहा है, मिरर पे टकरा रहा है और रिफ्लेक्टेड रे एक बन रहा है। हम मान लीजिए कि एक सिचुएशन की कल्पना कर लेते हैं एज यूजुअल। मान लीजिए कि ये मिरर है, इसको मिरर की कल्पना करिए। आप इसको ऐसा मान के चलिए कि ये मिरर है। ये मिरर का जो नॉर्मल है, आप इसको ऐसा मान लीजिए ये नॉर्मल है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि यहाँ पे एक इंसिडेंट रे है ऐसा, और डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग एक रिफ्लेक्टेड रे होगा। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि मिरर को हमको 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। मतलब मिरर मेरा ऐसा रोटेट कर रहा है, लाइक दिस। ये क्लॉकवाइज रोटेशन, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ मिरर का। सपोज इस एंगल को मैं दे रहा हूँ फाई 1 30 डिग्री। मैंने क्लॉकवाइज को 30 डिग्री मान लिया, ऐसा रोटेट हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग एक रिफ्लेक्टेड रे होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंसिडेंट रे है इसको भी हम 30 डिग्री से रोटेट कर देते हैं फाई 2। तो इसके अकॉर्डिंग अब फाइनल हमें एक आप ऐसा बोल सकते हो कि इस तरीके से एक रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी। ये जो आप रिफ्लेक्टेड रे देख रहे हो ये बेसिकली फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है। फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, जब ये दोनों ऑपरेशन को एक साथ हम कर देते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको साइन कन्वेंशन की यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने सेंस की बात की थी। तो सेंस में साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज को शो करने के लिए हमें एक साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। इन जनरल यूं तो हम क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, जितने भी क्लॉकवाइज एंगल्स होते हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स होते हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं। ये हमारा इन जनरल साइन कन्वेंशन है, बट आप जो भी चाहें यूज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए मैं क्लॉकवाइज सेंस को, मैं जो क्लॉकवाइज सेंस हैं, क्लॉकवाइज सेंस वाले जितने भी एंगल रहेंगे उसको पॉजिटिव ले रहा हूं, एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस जो है उसको नेगेटिव ले रहा हूं। तो बेसिकली मुझे यहां पे क्या पता करना है, मेरा टास्क क्या है, ये जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे का पोजीशन क्या होगा। ये वाला पोजीशन होगा, ये वाला पोजीशन होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। मुझे ये तो पता नहीं है ना कि जो ओल्ड के रिस्पेक्ट में ये इधर की ओर डेविएट हुई या इधर की ओर डेविएट हुई, अभी मुझे ये नहीं पता। मुझे वही फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, और ये पूछा गया कितने एंगल से डेविएटेड हुई, और उसका सेंस भी मुझे बताना है। बेसिकली इस क्वेश्चन का यही है इस क्वेश्चन में।
तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो इसमें पहला ऑपरेशन हम लेंगे कि यदि हम केवल मिरर को रोटेट करते हैं तो क्या होगा। तो पहला केस हम लेते हैं, केस 1, इफ ओनली मिरर इज रोटेटेड एंड इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड। अगर केवल मिरर रोटेट कर रहा है और इंसिडेंट रे फिक्स्ड है तो हमें यह पता है, इसके अकॉर्डिंग हमें यह पता है एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर, जिसको हम φ1 नाम दिए हैं, अगर ये +30 डिग्री है, ये ध्यान रखिएगा, यदि ये +30 डिग्री है, +30 डिग्री का मतलब यहां हमें प्लस लिख दिया, इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। तो हमें यह पता है एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू, सपोज उसको मैं कोई दूसरा नाम दे रहा हूं, φ1 इस तरीके से रिफ्लेक्टेड नाम से शो कर रहा हूं, तो दैट इज इक्वल टू +2 × 30। आपने ये देखा था सेम सेंस में, सेम सेंस का मतलब ये है कि यहां भी पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव रहेगा। 2 × 30 कितना होगा, 60। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा +60 डिग्री। इसका मतलब यह है कि यदि आप इंसिडेंट रे को फिक्स्ड कर दिए तो रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री से मुड़ जाएगा, रोटेट हो जाएगा। इसका मतलब यह है यदि हम मिरर को 30 डिग्री से रोटेट करते हैं। ये तो केस 1 के अकॉर्डिंग ऐसा हो गया, लेकिन हमने इतना ही नहीं किया है। हमने क्या किया है, इसमें केस 2 भी अप्लाई किया है। इस क्वेश्चन में केस 2 भी अप्लाई किया है और उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या लिखा है, अब मान लीजिए ऐसा कि मिरर इज फिक्स्ड। अब मिरर को आपने रोटेट कर दिया और उसके बाद आप उसको फिक्स कर दिए। तो अब ऐसा मानते हैं, इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटिंग एंड मिरर इज फिक्स्ड, तो हमें क्या पता है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर सपोज φ2 है तो ये भी +30 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया है। ये कितना है, +30 डिग्री। कितना है, +30 डिग्री। वो कौन सा, प्लस का मतलब यह है क्लॉकवाइज है। प्लस का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज है। तो हमें यह पता है एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, वो भी कितना रहेगा, सपोज इसको मैं दे रहा हूं φ2 रिफ्लेक्टेड, इस नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये रहेगा -30, मतलब सेंस अपोजिट है। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज कर रहा हूं पॉजिटिव को, तो मुझे क्या पता है, -30 डिग्री है। क्या है, -30 डिग्री, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। नेगेटिव का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि जो नेट रोटेशन है, नेट रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, नेट एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हो जाएगा, φ1 रिफ्लेक्टेड प्लस φ2 रिफ्लेक्टेड। φ1 रिफ्लेक्टेड है +60 डिग्री प्लस -30 डिग्री, ये दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो +30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि यदि मैं ये दोनों ऑपरेशन कर दूं, यदि मिरर को भी 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, इंसिडेंट रे को भी 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन कर दूं, तो जो रिफ्लेक्टेड रे, जो नेट रिजल्टेंट रिफ्लेक्टेड रे का जो रोटेशन होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। और ये प्लस क्या बताता है, क्लॉकवाइज। क्या बताता है, क्लॉकवाइज।
इसका मतलब ये जो हमारा ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे था वो 30 डिग्री इधर की ओर रोटेट हो जाएगा। तो अभी जो हमारा फाइनल पोजीशन है आप इसको ऐसा मान सकते हो, ये होगा फाइनल पोजीशन। बाकी तो स्पेकुलेशन थी कि कौन सा होगा, इधर रोटेट होगा कि इधर रोटेट होगा। तो अभी मैथमेटिक्स लगा के हमको क्लियर हो गया कि प्लस 30 डिग्री मिलने वाला है। प्लस 30 डिग्री का मतलब है क्लॉकवाइज। तो ये दोनों केस को कंबाइन करता है ये एग्जाम्पल। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर भी उतना ही सिंपल है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखें। अभी हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन और उसका भी एक एग्जाम्पल देखेंगे। फ्रेंड्स, ये एंगल ऑफ डेविएशन सुनने में एक अलग नाम लगता है, एक्चुअली आप इससे बहुत भली भांति परिचित हैं। चलिए देखते हैं ये एंगल ऑफ डेविएशन है क्या चीज़ और मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एंगल ऑफ डेविएशन, जब भी हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं मतलब डेफिनेटली एक रे होगा। तो रे कौन सा? इंसिडेंट रे। ऐसा ये मान लीजिए मिरर है। मिरर का काम ही क्या है कि अगर इस पे एक रे इस तरीके से इंसिडेंट हो तो उसको डेविएट कर देना। मिरर का काम ही इतना है कि इसको डेविएट कर देना, और ये डेविएट इस तरीके से होता है कि अगर यहाँ पे थीटा एंगल बने तो ये भी थीटा एंगल बनाएगा। इतना तो हमें पता है। अब इससे थोड़ी सी मैथमेटिक्स निकल के आती है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। अगर हम इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे, तो ये वाला होगा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन कह किसको रहे हैं? सिंपल सी बात है कि इसके ओरिजिनल पाथ से रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बना रही है उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ओरिजिनल पाथ। इस ओरिजिनल पाथ से ये रिफ्लेक्टेड रे मुड़ गई। अब मुड़ी क्यों? क्योंकि हमने बीच में मिरर रख दिया, रिफ्लेक्ट हो गई इसलिए मुड़ी। तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना? अगर ये थीटा है, ये पूरा एंगल यदि 180 डिग्री का है, उसमें अगर हम 2 थीटा को माइनस कर दें तो जो बचा वो बेसिकली क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस ज्योमेट्री से हम देख सकते हैं कि 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। ये हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आया। हमारे पास रिजल्ट में है ये। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है उसका एक सेंस भी है। आप देख रहे होंगे कि यहां पे जो डेविएट हुआ है, अगर मैं इसका सेंस देखूं तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है। क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज। ये काउंटर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, उसी को ही बोलते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज। आप देख रहे होंगे इस तरह से घड़ी के चलने की अपोजिट डायरेक्शन पे इसका रोटेशन हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि हरदम ऐसा होता है, हरदम एंटी क्लॉकवाइज होता है, ऐसा नहीं है। इसमें बस इतना ही बताना चाह रहा हूं कि ये सेंस भी आपको ध्यान रखना है। ये सेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मैं ये लिखना चाह रहा हूं, तो ये ध्यान रखिए आप। सेंस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, तो सेंस का फिर अगेन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये सेंस मैं बार बार क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, वो आपको क्लियर होगा। तो चलिए अभी देखते हैं एक एग्जांपल। मैंने यहां पे एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं। मान लीजिए यहां पे एक मिरर है, ऐसा ये एक मिरर है, यहां पे एक मिरर है लाइक दिस। ये मान लीजिए 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? ये दोनों मिरर आपस में 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यहां पे एक इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में ऐसा आ रहा है जो कि इसके पैरेलल है। आप मान के चलिए कि ये दोनों पैरेलल हैं, मिरर एंड इंसिडेंट रे पैरेलल हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? एक नॉर्मल ऐसा बनेगा। आप ऐसा एक नॉर्मल खींच सकते हो। अगर ये नॉर्मल है तो डेफिनेटली
इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करेंगे तो आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है तो हमें ये पता है कि ये 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 है, दोनों पैरेलल हैं, तो डेफिनेटली ये 30 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे वो बेसिकली इस मिरर पे जो नॉर्मल है उससे 30 डिग्री बना रहा है। ये डेटा मुझे दिया गया है। मुझे क्या पूछा गया है, मुझे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस मिरर का चलिए नाम दे देते हैं, इसको मान लीजिए मिरर 1, इसको मान लीजिए मिरर 2 कहते हैं। तो मिरर 2 से जब इस इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्शन होगा तो वो कितना फाइनली डेविएट कर चुका होगा उसके ओरिजिनल पाथ से। ओरिजिनल पाथ, ध्यान रखिएगा जब मैं वर्ड कह रहा हूं, ये ओरिजिनल पाथ से कितना फाइनल डेविएशन हो चुका रहेगा, मुझे बेसिकली ये कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिए इसमें हो क्या रहा है, यहां से इसका रिफ्लेक्शन होगा, पहला रिफ्लेक्शन मान लीजिए लाइक दिस, ये भी 30 डिग्री बनेगा, और उसके बाद यहां पे मैं नॉर्मल खींचूंगा और इसका रिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा। ये फाइनल रिफ्लेक्शन है, फाइनल रिफ्लेक्शन। मुझे क्या पूछा जा रहा है, मुझे क्वेश्चन में ये पूछा गया है नेट डेविएशन, नेट डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम M1 एंड M2। दोनों से जब रिफ्लेक्ट हो जाता है इंसिडेंट रे तो जो नेट डेविएशन बन के आता है वो कितना है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि यहां पे कितना एंगल बना रहा है और इसका जो सेंस क्या है। आप देख रहे होंगे कि ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, यहां से इसने इस डायरेक्शन पे, और ये डायरेक्शन क्या है आप देख पा रहे होंगे, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। तो सपोज CCW काउंटर क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लेता हूं और क्लॉकवाइज को मैं लेता हूं नेगेटिव सेंस के लिए। तो मुझे ये पता चल रहा है कि पहला, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, अगर M1 से मैं रिफ्लेक्शन हुआ है इंसिडेंट रे का और उसके बाद अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन चेक करूं तो सपोज डेल्टा 1 अगर मैं चेक करता हूं तो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, 2 इंटू 30 डिग्री मतलब 120 डिग्री। और चूंकि ये इसका जो सेंस है वो सेंस आप देख पा रहे होंगे काउंटर क्लॉकवाइज है, इसलिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। तो पॉजिटिव 120 डिग्री, ये मुझे समझ में आया। मैं यहां पे दूसरा केस देख रहा हूं, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2। तो यहां पे क्या पता होना चाहिए मुझे, इंसिडेंट एंगल। मुझे क्या पता होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल, थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो व्हाट अबाउट दिस, मुझे तो ये पता नहीं है, तो चलिए पता करते हैं ये कैसे कितना होगा। इसको पता करने का सिंपल तरीका ये है, हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि मान लीजिए ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल अगर ये 30 है तो ये एंगल जो है ये 60 बनेगा। अगर ये 60 बना तो डेफिनेटली ये भी 60 बनेगा। आप ध्यान से देखिए, ये जो पूरा एंगल है वो है 90 डिग्री। 90 डिग्री में 30 तो इधर कंज्यूम हो गया इसके लिए, तो बचा कितना, 60। अगर ये 60 है, ये 60 है, तो इस ट्रायंगल के लिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ वो 30 डिग्री का है। इसका मतलब ये है M2 के केस में जो इंसिडेंट एंगल है वो है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो अगर 30 डिग्री है, इट्स ओके। मुझे क्या पता करना है, थीटा 2। थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 180 माइनस 2 इंटू 30 डिग्री। अगर 180 माइनस 2 इंटू 30 डिग्री करूंगा तो ये आएगा 120 डिग्री। यहां तक तो ठीक है। अभी हमें इस थीटा 2 का सेंस पता करना है। आप इसको सेंस पे ध्यान दीजिए, इसका भी रोटेशन कैसा हो रहा है। ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ओरिजिनल पाथ के बाद इधर की ओर रोटेट हो रहा है, मतलब सेंस अभी भी क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज। मतलब यहां भी क्या लगेगा, पॉजिटिव, यहां भी क्या लगेगा, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
नेट डेविएशन कितना हुआ ओरिजिनल पाथ से। तो हम यहां पे क्या देखेंगे, नेट डेविएशन। नेट डेविएशन, नेट डेविएशन को सपोज मैं डेल्टा लिख रहा हूं तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 विथ साइन, मतलब प्लस 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, दोनों मिलके प्लस 240 डिग्री। प्लस 240 डिग्री का मतलब है काउंटर क्लॉकवाइज 240 डिग्री घूम गई। इसका मतलब अगर ये इंसिडेंट रे है, इसको मैं काउंटर क्लॉकवाइज 240 डिग्री घुमाऊं तो ये ऐसा होगा, ये 240 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये हमें पता भी चल रहा है। ये कैसे पता चल रहा है, सिंपल, अगर यहां पे 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना बचा 120 डिग्री। ये क्लियर पता चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर इंसिडेंट रे M2 के पैरेलल हो तो जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है वो M1 के पैरेलल होगी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। इस कॉन्सेप्ट का यूज आप पेरिस्कोप में भी देखा है। पेरिस्कोप में क्या होता है, दो मिरर होते हैं, दो मिरर कारण रिफ्लेक्शंस होते हैं, और आपने ये देखा था कि जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होती है, पैरेलल टू इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे। तो थोड़ा सा चलिए उसका भी एक झलक लेते हैं, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मान लीजिए कि ये M1 है, ये क्या है M1, यहां पे एक मिरर है, इस तरीके से इस पे टकराती है, हमने ये देखा था, और यहां पे फाइनल हमारे पास रिफ्लेक्टेड है। ये क्या है, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारे पास मिरर 1, मिरर 2, जो कि दोनों ही आप ऐसा बोल सकते हो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं। ये भी 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है, ये भी 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये नॉर्मल यहाँ पे खींचूं और यहाँ पे खींचूं तो यहाँ भी इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री है और यहाँ पे भी इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री है। ये चीज़ हमने देखा था, ये हमें पता है पेरिस्कोप के बारे में। अभी जो हम ये दूसरा एग्जाम्पल ले लिए, ये बेसिकली क्या है, पेरिस्कोप का। आप थोड़ा सा इसका ध्यान से देखिए इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे क्या है, जो डेविएशन हो रहा है, ये हमारा क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर से, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है उसका डायरेक्शन है। ये कैसा डेविएट हुआ है, इधर की ओर डेविएट हुआ है, और ये कैसा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डेविएट हुआ है, तो इसको चलिए माइनस ले लीजिए क्लॉकवाइज को। तो हमें कितना डेविएशन मिला, हमें डेविएशन मिला डेल्टा 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 45 इंटू 2, और माइनस क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस 90 डिग्री का मुझे डेविएशन मिला। व्हाट अबाउट जब वो M2, ये M2 है, ये M2 से रिफ्लेक्ट होते हैं, तो यहां पे इंसिडेंट एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो अगर मैं यहां पे θ2 निकालूं, यहां पे अगर मैं θ2 निकालूं तो θ2 इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 45, मुझे मिलेगा अगेन 90 डिग्री। अब मैं सेंस की बात करूंगा, यहां पे क्या है, ये इसका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। ये कैसा डेविएट हुआ, काउंटर क्लॉकवाइज। कैसा डेविएट हुआ, काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज को मुझे क्या लेना रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। मैंने उसे क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। एक माइनस 90 है, एक प्लस 90 है। जब दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना रिजल्टेंट आएगा, 0। और आप देख रहे होंगे कि इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन पे जा रही थी उसी डायरेक्शन पे यहां पे भी जा रही है। इसका मतलब दोनों पैरेलल हो गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों रेज जो हैं यहाँ पे पैरेलल हो गए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से भी हम पेरिस्कोप का जो सिंपल रे डायग्राम समझते हैं वो हम समझ सकते हैं। ये इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आज मुख्यतः दो कॉन्सेप्ट सीखे। एक कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा, एक कॉन्सेप्ट में ये देखा कि एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे मिरर के कारण कैसा होता है एंड इंसिडेंट रे को रोटेट करने के कारण कैसे होता है। हमने दूसरा कॉन्सेप्ट ये देखा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन कुछ नहीं है, वो इतना ही है कि जो इंसिडेंट रे है वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो रहा है, लेकिन हमें विथ साइन लेना पड़ता है, क्योंकि जब कॉम्बिनेशंस ऑफ मिरर आती हैं तो हमें प्रॉपर साइन के साथ उसको चेक करना होता है, उसको एडिशन करना होता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखें। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आ सकती है एग्जाम्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे बने रहें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी सीखने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं फिजिक्स को।
थैंक यू।